माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूँ 11th क्लास की अकाउंटिंग के एक और नए चैप्टर की तरफ। हम ये पढ़ रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटिंग की सीरीज़, जिसके अंदर हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं पहले ही। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन किया था, अकाउंटिंग की बेसिक कुछ टर्म्स। आज हम उसी के बाद एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। और यहाँ से शुरुआत होती है अकाउंटिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स की। इन न्यूमेरिकल्स की बुनियाद पर ही आप अकाउंटिंग को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्यारे बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई इक्वेशन की बात यहाँ पर चल रही होगी, और इक्वेशन मैंने लिख भी दी है आप लोगों के लिए। मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है जी। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जिस तरह से मैथमेटिक्स में आपने कोई ना कोई इक्वेशन पढ़ी होगी, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, कोई भी इक्वेशन पढ़ी हो, भूल जाइए उस चीज को। यहाँ पर पढ़िए, बड़ी आसान सी एक इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन का मतलब यही होता है, कुछ इस तरह का फॉर्मूला कोई लिखा हुआ हो, इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ हो, जहां पर इक्वल टू के साइन के साथ में 2 चीजें हो, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, और वो किसी ना किसी एक कॉम्बिनेशन को बता रहे हो। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग में एक इक्वेशन है जो बताती है कि एक बिजनेस में जितनी भी असेट्स होती हैं वो हमेशा हमेशा इक्वल होती है किसके? उस बिजनेस की लाइबिलिटीज और उनकी कैपिटल के। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज और कैपिटल को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? लाइबिलिटीज और कैपिटल को जोड़ने के बाद हमेशा असेट्स बन जाता है। यही ये इक्वेशन कहती है। अच्छा, अब हम कैसे माने कि ये बात सही है कि नहीं है? इसी बात को समझने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर है, जो 2 कॉन्सेप्ट हमें बताने वाला है। पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन से बात आ गई। दूसरी बात, हमारी बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, ये भी इसी की देन है। आपको समझ में आएगा कि उसका नाम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्यों है। तो देखिए बच्चे, पहले आपको बता दूं मैं, ये इक्वेशन हमें बताती है कि एक बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट पड़ते हैं। एक बिजनेस में जितनी भी, जो मर्जी ट्रांजैक्शन कर लीजिए, जैसे मर्जी ट्रांजैक्शन कर लीजिए, अगर ट्रांजैक्शन होगी तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे उसके 2 इफेक्ट पड़ेंगे। डुअल एंट्री, डबल एंट्री। इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम ये वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। 2 इफेक्ट पढ़ने वाले, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट पड़ेंगे। कैसे पड़ेंगे वो हम देखने वाले हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके हिसाब से समझ में बात आ जाएगी। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। पहला एक एग्जांपल मैं कराता हूं, उसके बाद एक आप करेंगे, फिर एक मैं कराऊंगा, फिर एक आप करेंगे, और इसी तरह से हम करते हुए चलेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाना है, इसकी गारंटी मेरी है। एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी के पास, मुझे उम्मीद है कि आप सभी के पास टी.एस. गिरेवाल की ही बुक होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा फेमस बुक है ये। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी को पढ़ते हैं और ज्यादातर टीचर्स भी रिकमेंड इसी बुक को करते हैं। बुक के साइज को देखकर घबराना मत। बुक के अंदर आधे से ज्यादा पेजेस ऐसे होते हैं जो आपके काम के नहीं है, इसलिए घबराना मत। बुक आधी में से भी आधी समझ लेना कितनी है आपकी बुक, बस वो देखने में लगता है आपको इतनी मोटी बुक है। उस बुक में आपका चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, यानी कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। लेकिन पहले मैं अपना क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसको सॉल्व करवाता हूं, उसको समझाता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए बच्चे, ये एक क्वेश्चन है जो मैंने अपने आप फ्रेम किया है आपके लिए। एक एग्जांपल है ये, कहता शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पे इनके क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो बताने हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शन है, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन से इनको समझना है। इन 3 ट्रांजैक्शन को समझते ही आपको समझ लीजिए पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया। मैं आज आपकी बेसिक और फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर की, वो तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातें बताऊंगा, ज्यादा बातें कुछ भी नहीं बताऊंगा, वरना कंफ्यूजन होगी। नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ एडवांस लेवल बताने वाला हूं, फिलहाल इसको समझिएगा। 3 ट्रांजैक्शन है, कहता है अ मैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000। एक आदमी ने बिजनेस शुरू किया है 1,00,000 रुपए का कैश लगा करके। क्या इंपैक्ट पड़ेगा बाद में, पहले समझ लीजिए कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट पड़ने वाले हैं। इस ट्रांजैक्शन के भी 2 इफेक्ट पड़ेंगे, कैसे पड़ेंगे वो मैं बताने वाला हूं आपको अभी। चलिए बच्चे देखिए, कहता है, पहले तो मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूं, उम्मीद है आपको यहां से नजर आ रहा होगा। कहता है अ मैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000। एक आदमी ने बिजनेस शुरू करा है 1,00,000 रुपए का कैश लगा करके। इसके 2 इफेक्ट कैसे पड़ेंगे मैं आपको बता चुका हूं। हमारे पास असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है।
असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। इस पर दो इफेक्ट पड़ने वाले हैं, कैसे समझिएगा जरा कहानी। पहली बात, जब भी आप अकाउंटिंग करें, जब भी आप अकाउंटिंग करें जिंदगी में, सबसे पहली बात ये माननी है कि हम कौन है, हम हमेशा बिजनेस हैं। हमें अकाउंटिंग करनी है बिजनेस के नजरिए से। अकाउंटिंग करते टाइम दिमाग में दो बातें आएंगी, एक होता है बिजनेस, एक होता है बिजनेस और एक होता है बिजनेसमैन। मान लीजिए ये है बिजनेस मैन, ये है बिजनेसमैन और ये है बिजनेस, ये हमारी दुकान है। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो अपने आप को क्या मानना है बच्चे, अपने आप को मानना है कि हम दुकान है, हम कौन है, हम बिजनेस हैं, आप बिजनेस हैं, मैं भी बिजनेस हूँ। बिजनेसमैन बाहर का आदमी है, बिजनेसमैन हमारा मालिक है, हमारा ऑनर है। हम कौन है, हम बिजनेस हैं। इस नजरिए से हमें अकाउंटिंग करनी है। जब इस नजरिए से अकाउंटिंग करेंगे तो अब देखिए इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, देखते जाइए बच्चे। पहली चीज तो कहता है कि मैंने बिजनेस शुरू किया है कैश से 1 लाख रुपए, यानी हमें शुरू करा है। एक बिजनेसमैन ने, एक आदमी ने बिजनेस शुरू करा, यानी हमें शुरू करा 1 लाख रुपए से। जब हमें शुरू करा तो हमें लाकर ही तो दिए होंगे। वो अपने घर से 1 लाख रुपए लेकर के आया, ला करके हमें दे दिए, आपको दे दिए। आपके पास कितने रुपए आ गए, 1 लाख रुपए। किस फॉर्म में आए वो 1 लाख रुपए, कैश की फॉर्म में। वो 1 लाख रुपए का क्या लेकर के आया, कैश लेकर के आया, हार्ड कैश। वो 1 लाख रुपए के बदले में कुछ और भी ला सकता था घर से, अपने घर का फ्रिज ला सकता था, अपने घर का सामान ला सकता था 1 लाख रुपए के बदले में, लेकिन वो लेकर के आया 1 लाख रुपए का कैश लेकर के आया है। तो हमारे पास 1 लाख रुपए का कैश है। दो इम्पैक्ट देखिए बेटा क्या क्या हुआ। जब बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है, जो भी पैसा लगाता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, पहले बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है और पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो कहलाता है कैपिटल। वो क्या कहलाता है बच्चे, वो कहलाता है कैपिटल। तो यानी एक तो हमारे पास कैपिटल बढ़ गई। बात समझ में आ रही है बच्चे। बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू करा तो हमारे पास क्या आई, कैपिटल आई। बिजनेस शुरू करने पर जो पैसा लगता है वो उससे कैपिटल ही तो बोलते हैं, तो हमारे पास कैपिटल आ गई। इसके अलावा क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके अलावा वो हमारे पास कैश भी लेकर के आ गया, हमारे पास कैश भी आ गया। अगर वो फर्नीचर लेकर आता तो कैपिटल बढ़ती, फर्नीचर बढ़ता। अगर वो मान लीजिए घर से बर्तन लेकर आता तो कैपिटल बढ़ती और बर्तन बढ़ जाते वेसल्स। मान लीजिए वो अपने घर से स्टॉक लेकर के आ गया, गुड्स लेकर के आ गया, तो कैपिटल बढ़ती और हमारा स्टॉक या हमारी गुड्स बढ़ जाती। मान लीजिए वो घर से कुछ और सामान लेकर के आ गया तो कैपिटल बढ़ेगी और वो सामान बढ़ेगा। वो कैपिटल किस फॉर्म में लेकर के आ रहा है, अब की बार वो कैपिटल लेकर आ कैश की फॉर्म में, तो कैपिटल बढ़ेगी और कैश बढ़ेगा। बात क्लियर है बच्चे, यहाँ तक की उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होगी। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट के लिए आपको एक बड़े वाले स्केल की जरूरत पड़ेगी, एक रूलर की जरूरत पड़ेगी। 30 सेंटीमीटर का रूलर आता है, 30 सेंटीमीटर का स्केल आता है। आपको मिल जाएगा वो प्लास्टिक में जो कि ट्रांसपेरेंट आता है, आपको मिल जाएगा वो मेटल का जो कि स्टेनलेस स्टील का आता है। तो आप जो मर्जी लीजिए बच्चे, लेकिन मेरी बात मानोगे तो आप प्लास्टिक का लीजिएगा। प्लास्टिक वाले के एजेस ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं और वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपको नज़र भी आता रहता है कि कितने कितने मार्जिन की ज़रूरत है, कितना स्पेस हमारे पास है, कहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट वाला स्केल ही लीजिएगा। चलिए पहले देखते हैं फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। फॉर्मेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, हमें एक ज़रूरत पड़ेगी एक रूलर की, ले लेते हैं बेटे। एक स्केल ले लिया हमने। आपको बड़े स्केल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपका रजिस्टर, आपकी नोटबुक का साइज़ बड़ा है, मेरे बोर्ड का साइज़ भी बड़ा है, तो मैं भी अपने स्केल को बड़ा कर लेता हूँ। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप स्केल को बड़ा कर सको या छोटा कर सको। आपको तो बच्चे एक ही साइज़ का स्केल लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी नोटबुक, आपके पास जो नोटबुक है आपकी बेटे वर्टिकल फॉर्म में होगी, आप उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा, आप उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा। यानी अगर आपकी नोटबुक इस तरह, नोटबुक का पेज ऐसा है तो उसको आप ऐसे कर लीजिएगा, बुक को हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आसानी से, क्योंकि जो फॉर्मेट हम बनाने जा रहे हैं बेटे, ये फॉर्मेट आपको ऐसे ही बना सकते हो नोटबुक पे। चलिए क्या करेंगे अब, सबसे पहले स्केल की मदद से जो हमने ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करी थी, ऊपर की तरफ ने नोटबुक हमने कर लिया है, वहां पर आप सबसे ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। चलिए करते हैं, लीजिए बेटे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद इसके नीचे कुछ मार्जिन दे करके एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए बेटा आप। ये सबसे बेसिक चीज है अकाउंटिंग की, फॉर्मेट बनाना सीखना। प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छा है तो हर चीज अच्छी होगी, और प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं है तो आप कितने भी अच्छे से काम करने की कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन इंप्रेशन अच्छा नहीं जाने वाला। ऊपर की तरफ जब 2 लाइन खींच लेंगे आप, तो बेटा जी हमें क्या करना है, हमें हमें कॉलम बनाने हैं। और कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अपने स्केल को ऐसे करेंगे और यहाँ लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में आप एक कॉलम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद थोड़े मार्जिन के साथ एक कॉलम और ड्रॉ कर देंगे।
और बस हमारा काम खत्म। चलिए बेटा जी, हमारा काम खत्म। ये है फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन का। आपको ऊपर की तरफ 2 लाइन खींचनी है, लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कॉलम बनाना है, लेफ्ट साइड में एक थोड़ा बड़ा कॉलम बनाना है, और बाकी सारा का सारा स्पेस खाली छोड़ देना है। ये आधे से ज्यादा स्पेस है, ये आधे से थोड़ा कम है, ये बिल्कुल थोड़ा सा है। यहां पर कितना मार्जिन है, यहां पर कितना होना चाहिए, यहां पर कितना होना चाहिए, पहली बार में ये चीज समझ में नहीं आएगी। जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट मतलब स्किल। जब स्किल कैसे आएगी, आप सॉल्व करते जाओगे, स्किल आपके अंदर डेवलप होती चली जाएगी। आप ये समझिए, कोई बच्चा अगर पहली बार साइकिल चलाता है, पहली बार स्कूटी चलाता है, आप छोटे बच्चे इसलिए साइकिल की बात करूंगा, कोई बच्चा जब पहली बार साइकिल चला लेता है, चलाना सीखता है, तो पहली बार में ही चला नहीं पाता, वो गिरता है, संभलता है, फिर उसका अंदाजा होता है कि कितना स्पेस लेना है, कितनी स्पीड में रखना है, कहाँ पर ब्रेक लेना है, कहाँ पर टर्न लेना है, वो धीरे धीरे समझता है। आप भी धीरे धीरे समझ पाएंगे। न्यूमेरिकल है, पहली बार में आप सोचेंगे बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट बना देंगे, शायद ना बने, लेकिन प्रैक्टिस करने से परफेक्ट जरूर बनेगा और हर बार बनेगा। चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट में लिखना क्या क्या है, ये वाला कॉलम है सीरियल नंबर का, यहाँ पर आपको लिखना है हमेशा सीरियल नंबर। यहाँ पर आपको लिखने ट्रांजेक्शन, जो हम ट्रांजेक्शन होंगी उनको आप इस कॉलम में लिख लीजिएगा। ट्रांजेक्शन यहाँ आ गई हमारी। उसके बाद ये जो बहुत सारा स्पेस बचा हुआ होगा आपके रजिस्टर पे, यहाँ पर आपको लिखनी है सारी की सारी अपनी असेट्स। यहाँ पर लिखना आपको असेट्स, और हमें अकाउंटिंग इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, असेट्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप इक्वल टू का साइन बनेंगे, और बाकी की चीजें इधर क्या क्या है, लायबिलिटीज प्लस कोने में लिखेंगे आप कैपिटल। कैपिटल को बिल्कुल कॉर्नर पे लिख देंगे, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप फुल फॉर्म लिखना, कई बार भी एब्रिविएशन का यूज मत करना। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स के लिए मार्जिन ज्यादा रखना है, लायबिलिटी के लिए थोड़ा कम, और कैपिटल बिल्कुल कॉर्नर पे, कैपिटल के लिए बिल्कुल कोने में ले जाकर के लिख देंगे आप। चलिए बच्चे, ट्रांजेक्शन में कुछ आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन जब आपको दिखा रहा था पहले, उसी क्वेश्चन को यहाँ सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के इफेक्ट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाने हैं। इन ट्रांजेक्शन के इफेक्ट कहाँ दिखाने हैं आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाने हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या है, पहली ट्रांजेक्शन में कहता है एक आदमी ने बिजनेस शुरू करा है 1 लाख रुपए लगा करके कैश में। 1 लाख रुपए लगाए कैश में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बिजनेस के हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट पड़ने। बिजनेस के पास यानी हमारे पास क्या आया, कैपिटल आया, हमारे पास और क्या आया, कैश आया। चलिए जी देखिएगा जरा, इसके 2 इफेक्ट हमारे फॉर्मेट पे क्या पड़ने वाले हैं बच्चे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर। आपने लिखा सीरियल नंबर 1, ट्रांजेक्शन लिख दीजिएगा। इस ट्रांजेक्शन में यहाँ पर आपको बहुत समराइज करके लिखना है, बहुत छोटा करके लिखना है, छोटी सी बात, बड़ी बात को छोटा करके लिख देना है यहाँ पे आपको। चलिए लिखते हैं बच्चे, आप लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश में बिजनेस को शुरू किया गया, 1 लाख रुपए लगा करके बिजनेस को शुरू किया गया। जो 1 लाख रुपए उसने बिजनेस को दिया, नहीं हमें दिए, वो हमारे लिए कैपिटल है। तो आप सबसे पहले तो कैपिटल में 1 लाख रुपये बढ़ा दीजिए, खत्म कहानी। बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई 1 लाख रुपए की, एक इफेक्ट पड़ गया। दूसरा इफेक्ट, ये जो कैश हमें मिला है ये हमारे लिए असेट्स है। आप कहोगे सर अभी तो आप कैपिटल बता रहे थे। जी कैपिटल है, वो लायबिलिटी है। अच्छा यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैंने कैपिटल को लायबिलिटी बोल दिया, क्योंकि कैपिटल भी लायबिलिटी के इक्विवेलेंट ही होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, इसको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल समझ लीजिए आप, कैपिटल बढ़ी 1 लाख रुपए की, हमारे लिए हमारे पास लायबिलिटी आ गई, हमारी कैपिटल आ गई 1 लाख रुपए की। जो कैश हमें मिला है, हम उस पैसे को खर्च करें, हम उस पैसे का फर्नीचर खरीदें, हम उस पैसे की गुड्स खरीदें, हम उस पैसे का बिजनेस का रेनोवेट करें, हम उस पैसे से अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दें या वेजेस दें, हम कुछ भी करें वो हमारी मर्जी, इसलिए वो हमारे लिए असेट्स है। कैश हमेशा हमारे लिए असेट्स ही होगा। चलिए जी अब बात करते हैं, असेट्स में लिख देंगे यहाँ पर कैश। जितनी भी असेट्स हमारे पास आएंगी उनको यहाँ लिख दिया जाएगा। इसी वजह से मैंने असेट्स को ऊपर की तरफ लिखा था, नीचे मार्जिन छोड़ करके। कोई नई असेट्स आएगी उसको नीचे लिखते जाएंगे, इसीलिए असेट्स का जो मार्जिन है वो हमने ज्यादा रखा था। चलिए बेटा अब आप क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करें, कैश में कैपिटल बढ़ा दी, साथ के साथ आप कैश बढ़ा देंगे, 1 लाख रुपए कैश में भी आप लिख देंगे। लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, 2 ही इफेक्ट पड़ने हैं ट्रांजेक्शन के, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 2 पड़े, कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ गई। बात क्लियर है बच्चे। अब क्या करेंगे अब हम इसको लायबिलिटी का लिख देंगे 0। लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा 0 रुपीज का। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि हमेशा असेट्स बराबर होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। देखो क्या यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है,
बस आप ये चेक करके बताइए। जी बिल्कुल इक्वल है, यहाँ पर भी 1 लाख और वहां पर भी 1 लाख, दोनों बराबर है, 1 लाख रुपया दोनों तरफ लिखा हुआ है। दैट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। वो कहती है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आगे चलते हैं बच्चे जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है, कहता है ही परचेज फर्नीचर, ही परचेज फर्नीचर, उसने फर्नीचर परचेज कर लिया फॉर ₹10,000 इन कैश, उसने 10,000 रुपए का फर्नीचर परचेज कर लिया। ये ट्रांजेक्शन आपको पक्का समझ में आने वाली है, और ये समझ में आ गई तो पहले वाले आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, ही परचेज फर्नीचर, उसने फर्नीचर परचेज करा कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। तो दो इफेक्ट सोच रहे हैं, दो इफेक्ट क्या पड़े होंगे। जब उसने फर्नीचर परचेज करा, कैश में परचेज करा, पैसा दिया उसने, तो उसकी जेब से पैसा गया होगा। भाई आपने, आप बिजनेस है, आपने फर्नीचर परचेज करा, हमेशा ये मानना कि आपने करा है, आप बिजनेस है। जब आपने फर्नीचर परचेज करा तो आपकी जेब से पैसा गया होगा 10,000 रुपए का, बात क्लियर है। पैसा गया और फर्नीचर आया, हो गए दो इफेक्ट। हमारे पास फर्नीचर आया और पैसा चला गया, फर्नीचर आया पैसा चला गया, फर्नीचर आया पैसा गया, फर्नीचर आया पैसा गया, फर्नीचर आया पैसा गया। दो इफेक्ट समझ में आ गए बच्चे। चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखिएगा, कैसे शो करेंगे हम इसको। आप लिखेंगे दूसरी ट्रांजैक्शन, आप लिखेंगे यहां पर सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 2, और यहां लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। उसने फर्नीचर परचेज कर लिया, कितने रुपए का परचेज करा है, 10,000 रुपए का। फर्नीचर जब परचेज करा, आपने जब फर्नीचर परचेज करा तो आपके लिए क्या है, आपके लिए वो असेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, क्या है, आपका फर्नीचर है। आपने परचेज करा, जैसे मर्जी रखो मत रखो, इस्तेमाल करो मत इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी, तो आपके लिए असेट्स है वो। तो जिस तरीके से आपने कैश लिखा था असेट्स में, वैसे ही यहाँ पर एक नई चीज आप लिख लीजिए, फर्नीचर। आप लिख लीजिए बच्चे फर्नीचर, ये लीजिए आपके पास एक नई असेट्स आ गई जिसका नाम है फर्नीचर। अब आप क्या करेंगे, सेकंड ट्रांजैक्शन को हमें दिखाना है, तो हमारे पास से 10,000 रुपए, हमने कितने का परचेज करा था बच्चे, हमने परचेज किया था फर्नीचर, कहता है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000, फर्नीचर कितने का परचेज करा, 10,000 रुपीज का। चलिए देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। 10,000 रुपए का फर्नीचर था, हम आ जाते हैं यहाँ पर। आप जब दिखाएंगे तो आपकी पॉकेट से कैश कितना गया, 10,000 रुपए का। आप कैश कम कर देंगे 10,000 रुपए, 10,000 रुपए कैश कम करेंगे तो माइनस का निशान लगा देंगे, बात क्लियर है। अब यहाँ छोटी सी बात नोट करके चलिएगा प्लीज, बीच बीच में बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी हमें। अकाउंटिंग में कभी भी माइनस की फिगर को ऐसे नहीं दिखाते, मैथमेटिक्स की तरह अकाउंटिंग में माइनस में नहीं दिखाएंगे। फिर क्या करेंगे सर, आपको कुछ नहीं करना, मैं यहां जब भी आपको माइनस की फिगर दिखानी होगी तो आप उसको ब्रैकेट में शो करेंगे ऐसे। जब भी कभी ब्रैकेट में कोई अमाउंट लिखा हुआ है दैट मीन्स वो माइनस का अमाउंट है, उसको घटाना है, बात क्लियर है बच्चे। ये माइनस की फिगर है 10,000। उसके बाद फर्नीचर आपका आया तो फर्नीचर बढ़ा देंगे 10,000 का, फर्नीचर आया है कैश गया है, तो फर्नीचर आपने प्लस कर दिया और कैश आपने माइनस कर दिया, इतनी बात क्लियर है। लाइबिलिटी पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल का मतलब अभी अपने बिजनेस शुरू नहीं करा, वो पहले कर दिया था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। सेकंड ट्रांजेक्शन आपने परचेज करा है तो उसका कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो ट्रांजेक्शन हो गई। अब हमें देखना कि इन सब से इफेक्ट क्या पड़ा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी दो ट्रांजेक्शन इकट्ठी हो जाए, जब भी दो ट्रांजेक्शन इकट्ठी हो जाए तो आपको फिर से उनका टोटल कर देना है। टोटल करने के लिए क्या करेंगे, स्केल निकालेंगे और यहाँ पर स्केल रखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाले एरिया में, यहाँ पर आप लाइन खींचेंगे और टोटल कर देंगे। चलिए टोटल करते हैं। ऊपर 1 लाख के नीचे 10,000 माइनस किया तो कितने बचे बच्चे, 90,000 बचे हैं, प्लस के 90,000 का कैश बचा है। फर्नीचर ऊपर कुछ नहीं था, नीचे फर्नीचर है 10,000 का, तो आप 10,000 रुपीज फर्नीचर में लिख देंगे, बात क्लियर। लाइबिलिटीज में ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, यानी जीरो। कैपिटल में ऊपर 1 लाख नीचे जीरो, तो कितना अमाउंट बचा बच्चे, पूरा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए कैपिटल के बचे हैं हमारे पास। अब अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल है, यहाँ 90,000 और 10,000 1 लाख, वहां पर 1 लाख, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। आगे चलते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहती है वो देखिएगा बच्चे। थर्ड ट्रांजेक्शन कहती है हमारी, कहती है ही परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹15,000 इन कैश। हमने पहले फर्नीचर परचेज करा था, अब की बार क्या परचेज करा है, गुड्स परचेज करी है, कितने रुपए की, 15,000 रुपए की। कैसे परचेज करी है, कैश में। हमने गुड्स परचेज करी है 15,000 रुपए की, और कैसे परचेज करी है, कैश में। तो क्या हुआ होगा, दो इफेक्ट सोचो। हमने गुड्स को परचेज किया, कैसे परचेज करा, कैश में परचेज करा, तो हमारे पास माल आया, हमारे पास गुड्स आई, हमारे पास गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक, बगैर बिका हुआ माल, हमारे पास गुड्स आ गई।
और हमारे पास से कैश चला गया। गुड्स आ रही है, कैश जा रहा है, दो इफेक्ट समझ में आ गए बच्चे, गुड्स आई और कैश गया। बात क्लियर है? चलिए इसके इंपैक्ट देखते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, क्या इफेक्ट पड़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे। आप ट्रांजैक्शन लिख लेंगे सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन लिख लेना है। चलिए जी, सीरियल नंबर 3 आप लिखेंगे परचेस्ड गुड्स इन कैश। आपने गुड्स परचेज कर ली है कैश में। अब इसके इफेक्ट देखिए क्या होगा। जब आपने कैश में परचेज करी तो कैश कम हुआ या आया या गया? कैश तो कम होगा ना बच्चे। जब कैश कम होगा 15,000 रुपए चले जाएंगे, तो आप कैश में से कम कर देंगे 15,000, 15,000 रुपए। और जब माइनस की फिगर है तो कैसे लिखोगे? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। माइनस की फिगर को अकाउंट्स में ब्रैकेट में लिखते हैं। जब हमने गुड्स परचेज करी, कैश कम हो गया, गुड्स आ जाएंगे। फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ेगा? फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्नीचर को तो कर दीजिए आप जीरो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन असेट्स में एक नई चीज आ गई है हमारे पास, गुड्स, और गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है ऐसी गुड्स जो हमारे पास रखी हुई है, अभी तक हमने बेची नहीं है। तो हमने माल परचेज कराया ना, बेचा थोड़ी अभी अभी तो रखा है हमारे पास, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। तो स्टॉक कितने रुपीज का है हमारे पास? स्टॉक आया 15,000 का, 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए का हमारे पास माल आ गया है बच्चे, 15,000 रुपए का स्टॉक आ गया है। कैश गया, स्टॉक आ गया, गुड्स आ गई। इसका लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जीरो। इसका कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जीरो। ना तो लायबिलिटी पे कोई लेना देना, ना ही कैपिटल का कोई लेना देना। जब भी दो ट्रांजेक्शन इकट्ठी होंगी, जब मैं टोटल कर रहा था, अब टोटल के साथ एक ट्रांजेक्शन फिर से तो हो गई है ना, फिर से टोटल करेंगे। हमें फिर से रूलर की जरूरत पड़ेगी, यानी हम स्केल लेंगे दोबारा से। आपके पास तो होगा आपका अपना स्केल, मेरे पास ये वाला है, तो मैं इसी से करता हूँ टोटल। लीजिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बेटे, लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद टोटल करेंगे। चलिए 90,000 में से 15,000 गए तो कितने बचे? ये माइनस की फिगर है ना, घटाइए। 90,000 में से 15,000 गए तो कितने बचे? 25,000, 75,000 रुपए का ये बचा है अमाउंट। 10,000 का फर्नीचर था, जीरो का इंपैक्ट पड़ा, तो 10,000 का फर्नीचर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आपने स्टॉक परचेज करा था 15,000 रुपए का, तो स्टॉक बढ़ गया आपका 15,000 रुपए का आएगा। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो लाइबिलिटी ऊपर भी जीरो थी, नीचे भी जीरो है, तो लाइबिलिटी जीरो। और कैपिटल पहले 1 लाख थी, जीरो का इंपैक्ट पड़ा, तो कैपिटल कितनी रहेगी? 1 लाख। राइट हैंड साइड में आप देखिएगा टोटल कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए। लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा अपने कितना टोटल आ रहा है? 75,000 प्लस 10,000 यानी 85,000 प्लस 15,000 यानी 1 लाख। यानी लेफ्ट हैंड साइड का टोटल राइट हैंड साइड का टोटल के इक्वल आ रहा है। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक सॉल्व करी है हमने। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक बात अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि आप चाहो तो सॉल्व करके देख लो। हमने सॉल्व करके देख लिया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसमें कुछ और भी करना होता है, बट हम अभी बात उसकी नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको और क्या करना है बाद की बात है, धीरे धीरे समझेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे दिखाते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने आप सॉल्व कीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और साथ के साथ इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा इसका क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। चलिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कुछ छोटी छोटी सी टेक्निकल चीजें हैं, इंपैक्ट वही रहेगा, ट्रीटमेंट वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस दो छोटी छोटी सी बातें हैं समझने की, वो हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, पहली ट्रांजैक्शन वही है, बिल्कुल आसान सी। कहता है XYZ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। XYZ ने बिजनेस शुरू करा है 1 लाख रुपया कैश लगा करके। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। XYZ ने बिजनेस शुरू करा है 1 लाख रुपए का कैश लगा करके। कैश है 1 लाख रुपए का है, बिजनेस शुरू किया गया। चलिए, इंपैक्ट तो आपको पता ही है क्या पढ़ने वाला है। जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल किस फॉर्म में लेकर आया? वो कैश फॉर्म में। तो कैश आएगा, कैपिटल आएगी, हमारे पास कैपिटल आएगी, हमारे पास कैश आएगा, दो चीज आ गई। चलिए आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिख दीजिएगा, यहाँ पर ऊपर आ गई है असेट्स। चलिए बेटा, फॉर्मेट है, शुरुआत करते हैं ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए सीरियल नंबर पे सीरियल नंबर 1 लिख देंगे आप, और ट्रांजैक्शन लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस शुरू करा 1 लाख रुपए लगा करके। सिंपल सा इफेक्ट है, सिंपल सा इफेक्ट है, दो इफेक्ट दिखाने आपको। असेट्स में कैश आ गया तो आप लिख देंगे कैश,
कितने रुपीस का आया? 1 लाख। 1 लाख रुपए का कैश बढ़ गया। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि बिजनेस शुरू करा है तो कैपिटल हमारे पास आई है कितनी रुपीस की? 1 लाख। आपने कैपिटल बढ़ा दी 1 लाख रुपए की। बात क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या कहता है? कहता है ही परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 इन कैश। उसने गुड्स परचेज करी, उसने गुड्स परचेज करी है कितने की? 10,000 की। और कैसे परचेज करी है? कैश में। उसने गुड्स को परचेज किया है, वो भी कैसे? कैश में। 10,000 का। बहुत आसान सा है, अभी पिछले क्वेश्चन में तो करा था हमने। चलिए इसको भी देखते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिएगा बच्चे, आप लिखेंगे परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स इन कैश। हमने गुड्स परचेज करी कैश में, तो क्या हुआ होगा? गुड्स आई होंगी, कैश गया होगा। सिंपल सी बात, अभी तो हमने पढ़ा था, माल आया पैसा गया, गुड्स आई पैसा गया, वही इंपैक्ट होगा बच्चे। कैश कम होगा 10,000 का, और माइनस की फिगर को हम हमेशा ब्रैकेट में शो करते हैं, तो 10,000 को आप ब्रैकेट में शो कर दोगे, यानी पैसा हमारी जेब से चला गया। और गुड्स हमने परचेज करी है तो असेट्स में आप लिख देंगे क्या? असेट्स में आप लिख देंगे स्टॉक। स्टॉक के नाम से हमारी एक नई असेट्स आ गई है। स्टॉक का मतलब क्या होता है बच्चे? मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टॉक का मतलब होता है गुड्स। स्टॉक का मतलब होता है गुड्स, यानी बगैर बिका हुआ माल। मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, गुड्स मतलब बगैर बिका हुआ माल यानी स्टॉक। जब आपने कैश दे दिया तो स्टॉक आपके पास आ गया, स्टॉक का प्लस कर देंगे 10,000 का, यानी आपके पास 10,000 रुपए का माल आ गया और 10,000 रुपए का कैश चला गया। इसके बाद लाइबिलिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल भी जीरो। दो ट्रांजेक्शन होगी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में कि जब भी दो ट्रांजेक्शन इकट्ठी हो जाए तो क्या करना है हमें? सर हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ टोटल करना है। ये लो जी, टोटल कर देते हैं। स्केल का साइज बड़ा कर लेते हैं। लाइए बच्चे, एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ओहो, लाइन तो टेढ़ी हो गई हमारी, कोई बात नहीं। चलिए टोटल कीजिएगा। 1 लाख में से 10,000 के कितने बचे बच्चे? 90,000 रुपए। यहाँ कितने बचे? 10,000, 10,000 रुपए। यहाँ पर कितना हुआ बच्चे? जीरो। कैपिटल कितनी है? 1 लाख। ये मैंने गलती से यहाँ पर एक जीरो कम लगाई है क्या? जी, 1 लाख रुपए बेटे। अब देखिए जरा, यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी, हाँ। यहाँ की राइट हैंड साइड इक्वल है जी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी हम ठीक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 3। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चे? कहता है ही परचेज्ड गुड्स, उसने फिर से गुड्स परचेज करी, वर्थ रुपीज 15,000, 15,000 रुपए की करी, ऑन क्रेडिट करी, उधार खरीदी। बेटा पहली बात ही समझ लीजिए, बिजनेस में हमेशा नकद में यानी कैश में खरीदना बेचना हमेशा नहीं होता। उधार खरीदना भी पड़ता है, उधार बेचना भी पड़ता है। उधार खरीदना भी पड़ेगा, उधार बेचना भी पड़ेगा, तभी बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ही परचेज, उसने परचेज करा गुड्स को, वर्थ रुपीज 15,000, 15,000 रुपए का माल है। किस तरह परचेज करा उसने? क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार, उसने उधार में परचेज करा, उसने क्रेडिट पे परचेज करा। कितने का माल? 15,000 का। अब क्या करेंगे बच्चे? इसका इंपैक्ट देखिएगा, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ट्रांजेक्शन को लिख लेंगे सबसे पहले हम, लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, थर्ड ट्रांजेक्शन। उधार परचेज करिए तो लिख लीजिए ट्रांजेक्शन में, उधार परचेज करिए, वर्थ रुपीज 15,000, 15,000 रुपए की, 15,000 का माल उधार खरीदा है। क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश पे कोई फर्क पड़ेगा? बोलो कैश आएगा या जाएगा? बेटा जब उधार खरीदी है, ना तो कैश आएगा ना ही कैश जाएगा, कैश का कोई लेना देना नहीं है, उधार में खरीदा है, तो कैश पे इस बार कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बात क्लियर है? स्टॉक पे क्या फर्क पड़ेगा? हमने जब माल परचेज करा है तो हमारे पास स्टॉक तो आया होगा ना, गुड्स तो हमारे पास आई है ना, तब गुड्स को बढ़ा दीजिए। कितने रुपीस की गुड्स बढ़ गई हमारे पास? 15,000, गुड्स बढ़ गई 15,000 रुपए की। ये बात सबको क्लियर है? जब हमने उधार माल परचेज करा तो माल हमारे पास आया, माल हमारे पास आया तो स्टॉक आ गया कितने रुपीस का? 15,000 का। बात क्लियर है बच्चे? इसके बाद दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? हमने उधार परचेज करा तो हमारे लिए क्या है? मैंने सेकंड वीडियो में, सेकंड डे की क्लास में आपको यही बताया था कि जिस आदमी से हम उधार माल परचेज करते हैं, उस पर्सन को जिससे हमने उधार माल परचेज करा, कोई एक्स पर्सन है, कोई वाई पर्सन है, हमने उससे उधार माल परचेज करा है, उस आदमी को हम कहते हैं क्रेडिटर। हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? उसके लिए टर्म है क्रेडिटर, जिससे हमने उधार माल परचेज करा, क्रेडिट पर देने वाला क्रेडिटर। याद है ये बात बच्चे? वो क्रेडिटर है। और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका पैसा वापसी लौटाएं, हमारी जिम्मेदारी है। हम सबसे ईमानदार हैं इस दुनिया में, हम सबसे ईमानदार हैं।
तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके 15,000 रुपये वापसी लौटाएं। आप समझ गए, जब लौटाने पड़ेंगे जिम्मेदारी है तो क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो बच्चे जिस तरह से आपने असेट्स में लिखा था वैसे यहाँ लाइबिलिटीज में आप लिख देंगे क्रेडिटर। क्या लिख देंगे बच्चे, क्रेडिटर। तो हमारे पहली चीज क्या थी, हमारी स्टॉक बढ़, इस ट्रांजैक्शन से स्टॉक बढ़ा, हमारी गुड्स बढ़ गई। और दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमारे क्रेडिटर बढ़ गए 15,000 रुपीज के, 15,000 रुपीज के हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए बेटा, हमारे 15,000 रुपए के क्रेडिटर्स बढ़ गए। बात क्लियर है बच्चे, 15,000 रुपए का स्टॉक बढ़ा, 15,000 रुपए के क्रेडिटर्स बढ़ गए। कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं जी सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है, फिर से समझिएगा, स्टॉक आया, क्लियर है, वो लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है, उधार परचेज करा है इसलिए लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी किस नाम से, क्रेडिटर, तो इसलिए हम वहां पर क्रेडिटर लिखेंगे और इस तरह से यहाँ पर क्रेडिटर में अमाउंट दिखा देंगे। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चे, हमें फिर से वही स्केल की जरूरत पड़ेगी टोटल करने के लिए। मेरा स्केल दोबारा गायब हो गया। चलिए बेटा जी, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे आप, लाइन ड्रॉ कर दी हमने, टोटल कीजिएगा 90,000 प्लस 0 90,000, 10,000 प्लस 15,000 जी बच्चे 25,000, आपने सही बोला 25,000 रुपए। उसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में कितना टोटल है, ऊपर 0 नीचे 15,000, तो टोटल कितना है 15,000 ही आएगा। कैपिटल को देखिएगा, ऊपर है 1 लाख नीचे 0, कैपिटल पे पहले कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था तो कैपिटल वही 1 लाख की रहेगी। अब हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। राइट हैंड साइड देखिए पहले, 1 लाख प्लस 15,000 कितना गया, 1,15,000। लेफ्ट साइड देखिएगा 90,000 और 25,000 कितना होते हैं सर, 90,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो 1 लाख, बचे 15, तो 1,15,000। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। हमने अभी तक सब कुछ ठीक करा है। बात क्लियर है बच्चे। चलिए एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, बड़ी आसान सी है, बड़े मजेदार। हम थर्ड ट्रांजेक्शन देख चुके हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन देखिए क्या कहता है, कहता है ही परचेज्ड गुड्स, उसने फिर से गुड्स परचेज कर ली वर्थ ₹5,000, उसने फिर से गुड्स परचेज करी हैं 5,000 रुपए की। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व होने के चांसेस हैं, ध्यान से देखिएगा। ही परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000, उसने 5,000 रुपए का माल फिर से परचेज कर लिया फ्रॉम मोहन। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे मोहन क्यों लिखा हुआ है, हमने माल परचेज करा, नाम दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, इस बात से फर्क क्या पड़ता है बेटा, देखिएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये सब कुछ साफ कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए बच्चे। देखिए अब से पहले जब हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, सेकंड देखिएगा, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 इन कैश, कैश में परचेज करी थी हमने, ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कर दिया था, बड़ा ही आसान था, समझ में आ गया था हमें। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, उसने गुड्स परचेज करी थी 15,000 की, कैसे, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे क्या करते हैं, क्रेडिटर को बढ़ा देते हैं, गुड्स बढ़ा देते हैं, आपको समझ में आ गया। थर्ड ट्रांजैक्शन में तो कुछ बता ही नहीं रहा, वो कह ही नहीं रहा कि उसने कैश में परचेज करी या क्रेडिट में परचेज करी, बस लिखा हुआ है मोहन से परचेज करी। क्वेश्चन को फिर पढ़िए, कहता ही परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम मोहन, उसने मोहन से 5,000 रुपए की गुड्स परचेज करी। ना तो ये लिखा कि कैश में परचेज करी, ना ये लिखा क्रेडिट में परचेज करी। अब क्या करें, अच्छा किसी का नाम क्यों याद रखें हम मोहन से करें सोहन से करें, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम उधार परचेज करते हैं, ताकि पता रहे किसको पैसे दे रहे हैं, मोहन को देने या सोहन को देने, या कोई XYZ कोई और है उसको देने। तो जब भी कभी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन में किसी का भी नाम दिया हुआ हो, क्या दिया बेटे, अगर नाम दिया हुआ हो तो क्या मानेंगे, तो मानेंगे कि हमने उधार परचेज करा, इसीलिए नाम दिया हुआ है। अब इस बात को पूरे समझ लीजिएगा हमने क्या बोला है, जब भी कभी किसी ट्रांजैक्शन में किसी का नाम दिया हुआ हो, इसका मतलब हमने उधार माल परचेज करा है। अगर सेल करा होता, नाम दिया होता, तो हमने, इसका मतलब उस आदमी को उधार सेल करा है। यहाँ पर परचेज करा है तो इसका मतलब हमने इस आदमी से परचेज करा है उधार। अगर नाम दिया हुआ है दैट मींस हमने उधार परचेज करा है, चाहे वो क्रेडिट लिखे या ना लिखे। आगे वो लिख दे फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट तो भी ठीक, आगे नहीं लिख रहा फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट तो भी ठीक, वो यहाँ पर लिख दे फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, तब भी ठीक है बेटा, ये तब भी बिल्कुल ठीक है, तब भी उधार ही है। अब कुछ नहीं लिखा हुआ तब भी उधार ही है। बात क्लियर है। चलिए इसका ट्रीटमेंट देखिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे। आप लिखेंगे फोर्थ ट्रांजैक्शन, मोहन का मतलब ही हमने उधार परचेज करा है, तो उधार परचेज करा है तो जाहिर सी बात है कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश 0। स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ जब हमने गुड्स परचेज करी है तो हमारी गुड्स बढ़ जाएंगी कितनी रुपीस की बेटा,
5000 की, 5000 रुपए की हमारी गुड्स बढ़ गई, हमारा स्टॉक बढ़ गया। बात क्लियर है। अब जिस आदमी से उधार परचेज करा है उसका नाम है मोहन, उधार करा है, उधार परचेज करा है, तो मोहन हमारे लिए क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। यहां पर नाम नहीं दिया हुआ था तो क्रेडिटर था, अब की बार तो क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है मोहन, तो मोहन हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर के साथ साथ आप मोहन भी लिख दीजिए, हालांकि मोहन भी एक क्रेडिटर है, साथ साथ में भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नाम दिया हुआ है तो समझाने के लिए मैं अलग से लिख रहा हूँ। 5000 का कैश बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ा दी हमने मोहन, मोहन को आप चाहे तो अलग से ना लिख कर क्रेडिटर में भी दिखा सकते हैं। जब हमने अलग से दिखा रहे हैं तो क्रेडिटर 0 और मोहन 5000, मोहन भी हमारी एक लाइबिलिटी है, कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रांजैक्शन का फिर से समझिएगा, नाम दिया हुआ था, हमने क्या समझा इसका मतलब कि उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो लाइबिलिटी में जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा लाइबिलिटी बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगा लाइबिलिटी बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगा लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी में क्रेडिटर अगर नाम दिया हुआ है तो अलग से भी दिखा सकते हैं। चलिए जी अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, फिर से वही 2 ट्रांजैक्शन होगी तो आपको टोटल कर देना बच्चे, और टोटल करने के लिए मैंने निकाल लिया स्केल, आपके पास भी होगा बेटा स्केल, निकालिए अपने स्केल को और टोटल कर दीजिएगा। लीजिए यहां से लेकर के यहां तक की लाइन ड्रॉ कर दी हमने, उसके बाद हम टोटल करेंगे। 90,000 प्लस 0 कितना आएगा बच्चे, 90,000, 25,000 और 5,000 कितना आएगा बच्चे, 30,000। लाइबिलिटी में ये 15,000, क्रेडिटर, क्रेडिटर हो गए हमारे 15,000 के, मोहन हो गए हैं 5,000 के, और कैपिटल हो गई है 1,00,000 रुपए की। टोटल कीजिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं, देखिए 90,000 प्लस 30,000 कितना होते हैं, 1,20,000, 15,000, 5,000, 20,000 और 1,20,000। बात क्लियर है। दैट मीन्स अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। अब चलते हैं आगे की तरफ, एक नई ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा। नई ट्रांजैक्शन देखने के लिए चलिए देखिए, इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की, क्या कहता है, कहता है ही परचेज गुड्स, उसने फिर से गुड्स परचेज कर ली। आप कहोगे सर से कुछ काम ही नहीं है क्या, बेटा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए है, इसमें ट्रांजैक्शन को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। पढ़ते हैं, ही परचेज गुड्स, उसने फिर से गुड्स परचेज करी, वर्थ ₹20,000, 20,000 रुपए की, फ्रॉम सोहन, सोहन से परचेज करी। सर हमें याद आ गया, जब किसी का नाम दिया हुआ होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि सर उधार होता है, किसी का नाम दिया हो तो क्या होता है बेटे, उधार होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सर, जब किसी का नाम दिया हुआ हो तो हम क्या मानकर चलते हैं, उधार। लेकिन यहां दोबारा देखिएगा, ही परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम सोहन इन कैश, नगद में खरीदी है, नगद में, सोहन से तो खरीदी है बट खरीदी कैसी है, कैश में। अब परेशानी हो गई, नाम तो दिया हुआ है बट लिखा हुआ है क्या, कैश। अब जब वो कह रहा है कि हमने सोहन से तो ली बट नगद में ली, जबरदस्ती उधार मानोगे। हमने माल परचेज करा 20,000 रुपए का सोहन से, पैसा दे करके कैश में, अब जबरदस्ती को नहीं जी आप झूठ बोल रहे, हमने तो उधार परचेज करा है, ऐसा करोगे नहीं ना। जब साफ साफ लिखा हुआ है कैश में परचेज करी है तो कैश मानिए। हाँ अगर ये नहीं लिखा हुआ होता तुम क्या मानते, फिर हम उधार ही मानते, फिर हम क्रेडिट पर ही मानते। बट जब साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कैश में परचेज करिए तो बेटा कैश ही मानना पड़ेगा। बात क्लियर है, यानी यहाँ पर सोहन वो लिखे या ना लिखे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो पैसा दिया माल आया। इसका ट्रीटमेंट देखिएगा, ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है, बस आपको समझाने के लिए मैंने वाली ट्रांजैक्शन लिखी थी, ट्रीटमेंट आपको सबको पता है। देखिए लिख देते हैं हम, 5th ट्रांजैक्शन है हमारी, सोहन से लो या मोहन से लो या किसी XYZ से लो, नकद में आ गया ना तो कैश की बात करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, जब कैश में ली है तो हमारे पास गुड्स आई होंगी, हमारे पास स्टॉक आया और हमारे पास से कैश चला गया, यानी हमारे पास गुड्स आई कैश गया, गुड्स आई कैश गया। इतनी बात क्लियर है। इसका ट्रीटमेंट देखिएगा, अब क्या करेंगे, कैश गया तो अब कैश कम कर देंगे, कितने रुपीस का, 20,000 का। माल गया, कैश गया 20,000 का, कैश कम कर देंगे आप। स्टॉक आया 20,000 का, स्टॉक को बढ़ा देंगे आप। क्लियर बच्चे, लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, हमने जब नगद परचेज करा है लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ये लो लाइबिलिटी पे 0। मोहन पे कोई फर्क पड़ेगा, मोहन भी 0। कैपिटल पर कोई फर्क पड़ेगा, कैपिटल भी 0। 2 ट्रांजैक्शन हो गई बेटा जी। फिर से वही करना है हमें, हमें क्या करना है, स्केल लेना है और टोटल कर देना है। चलिए करिए टोटल, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा बेटा मैं,
टोटल कीजिएगा। 90,000 में से जब 20,000 आप माइनस करेंगे तो कितना बचा? 70,000। ये कैश बचा है। स्टॉक कितना हो गया? 30,000 और 20,000 ये हो गया बच्चे 50,000। 50,000 का हमारा स्टॉक हो गया। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 15,000 के ही है। क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मोहन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मोहन भी 5,000 के ही है। और कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दैट मीन्स कैपिटल भी 1 लाख की ही है। अब देख लेते हैं एक बार, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। देखिए जरा, यहाँ 70,000 और 50,000 कितना होता है बच्चे? 1,20,000। वहां चेक कीजिएगा, 15 और 5 20 और 1,120। दैट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने जो भी करा बिल्कुल सही करा है। बेटा सॉल्यूशन में कुछ और भी करना होता है, बट हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ आसान भाषा में इस इम्पैक्ट को समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। हमने आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करे और दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं आपको, तो बेटा जी पहली बात तो कमेंट में बताइए कि जी मुझे समझ में आ गए हैं। अगर डाउट है तो मुझे बताइए किस पॉइंट पर क्या डाउट है, आप वो भी कमेंट में मुझे बताइए। इसके अलावा आपकी बुक में इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 3 इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं। स्टार्टिंग की इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3, वो 3 इलस्ट्रेशंस करनी है। और स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस और 3 इलस्ट्रेशन सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है भी आपको। होमवर्क जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे टॉपिक समझ में आएगा, प्रैक्टिस करोगे समझ में नहीं आएगा। एक आसान सी बात, अकाउंटिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हो। देखने में बड़ा आसान सा लगता है। कोई आपसे कहेगा कि अकाउंटिंग के आपको साइकिल कैसे चलानी है, देखिए साइकिल पर बैठ जाओ, हैंडल पकड़ो, पेडल से चलाओ और जिधर रोक मोड़ना है उधर की तरफ टर्न करके घुमा दो, जहां पर रोकना हो ब्रेक लगा दो या ब्रेक लगा दो, साइकिल रुक जाएगी। इतनी आसान सी चीज़ है। आप कहोगे समझ में नहीं, वो कहेगा दोबारा समझो। आप साइकिल पर बैठिए, आप पैडल चलाइए, मैं हाथ से दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर आपको नजर नहीं आ रहा। पैडल चलाइए, आपको जिधर टर्न करना हो उधर हैंडल मोड़ दीजिए, जहां पर रोकना हो ब्रेक लगाइए, साइकिल रुक जाएगी। इतना आसान सा काम है। वो आपको 1000 बार भी बता दे इस तरह से, आपको समझ में नहीं आने वाला। हाँ, जब आप खुद साइकिल चलाओगे, एक दो बार चोट भी लग सकती है, जरूरी नहीं लगे, लग भी सकती है, लेकिन फिर आप परफेक्ट हो जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए चला सकते हो। बिल्कुल सेम चीज़ है अकाउंटिंग की। आप जब पहली बार करोगे थोड़ा घबराओगे, थोड़ा डरोगे, जब सॉल्व करना शुरू करोगे आपको इतना मजा आएगा, यकीन मानिए। अगर आप मैथ को पसंद कर देते 10th क्लास तक, आप मैथ को साइड में कर दोगे, सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ोगे। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शर्त यह है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये वीडियो समझ में आई है, टॉपिक अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छा लगा है, तो बेटा जी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। कोई डाउट है तो बताइएगा, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है इसी चैप्टर के एडवांस लेवल पर। तब तक के लिए अलविदा।